पहला जो स्टैंजा है उसमें कवि ने क्या कहा है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, उन्होंने इस स्टेंजा के अंदर बहती हुई नदी जब वो जंगलों और पहाड़ों से होते हुए बहकर आती है तो बहुत ही खूबसूरत आकर्षित लगती है, और जब वो जंगल से पहाड़ों से नीचे गिरती है, यानी कि उसको उस पहाड़ों से बिछड़ने का जो दर्द होता है, यानी कि वो अपने पहाड़ों से जहाँ से वो शुरू होती है वहाँ से वो बिछड़ जाती है, उसको विरह कहा जाता है। तो बड़ी तेज़ी से वेगवती बहुत तेज़ी से बहती हुई वो नीचे आती है और अपना दिल हल्का करने को वो उपलों से कुछ कहती है। उपलों मतलब किनारों से, नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर घास उगी है या जो भी चीज़ें हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, उन सब से टकरा कर वो अपने मन की जो दुविधा है, उनके मन, उस नदी के मन का जो दुख है पहाड़ों से बिछड़ने का, उसको वो बयान करती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इशारा किया है कि नदी के किनारे पर एक गुलाब का फूल उगा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि अगर भगवान उसे भी बोलने की शक्ति देते तो वो भी गा गा कर सारी दुनिया को अपने पतझड़ के सपनों का गीत सुनाता। क्योंकि पतझड़ के समय जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो नदी तो अपनी तेज वेग से बहकर पहाड़ों से गिरकर किनारों से टकराकर एक साउंड प्रोड्यूस करती है और लेखक को उसी साउंड में एक विरह, एक दुख का गीत सुनाई पड़ता है। और इसी के साथ जो गुलाब का फूल है, गुलाब जो है वो भी सोच में पड़ जाता है कि काश मैं भी बोल पाता विधाता, यानी कि भगवान अगर मुझे भी बोलने की शक्ति देते तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का जो मेरा भी दर्द था वो मैं सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर। इस प्रकार हमने पहले स्टेंजा के अंदर दो गीतों के बारे में जाना। एक गीत जो नदी गा रही है और दूसरा गीत जो है वो गुलाब का पौधा जो है वो अपने अंदर दबाए बैठा। तो कवि कहते हैं कि दोनों में से कौन सा गीत सुंदर है। दूसरे स्टेंजा में चलते हैं, चलिए। बैठा शुक उस घनी ढाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सुनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो दूसरा जो यहाँ पर स्टेंजा है उसमें कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि खेतों के बीच में एक घना, बहुत ही घना वृक्ष है, पेड़ है, और उस पर एक तोता बैठा हुआ है, और उसी पेड़ के ऊपर उसी की छांव में उसका एक घोंसला भी है, और उस घोंसले में मैना जो है, तोते के लिए हम फीमेल वर्ड यूज करते हैं ना, मैना, मैना जो है वो अपने परों को फैलाए हुए अंडों को से रही है। आपने देखा होगा पक्षी जो है अंडों पे बैठते हैं आकर, उसी को सेना बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शुकी शुकी वर्ड यूज किया गया मैना के लिए, तो मैना जो है ऊपर बैठकर अंडों को से रही है। ऊपर पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ है, और उसके ऊपर पेड़ के पत्तों से सूर्य की किरणें जो है छनकर पड़ रही हैं। एक घना पेड़ होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पत्ते हों, उसके अंदर से किस प्रकार आप इमेजिन करके देखो कि कैसे जब धूप की किरणें छनकर आएंगी
तो एक जाली जो छन्नी होती है उस तरीके से हमें प्रतीत होगा। तो ये सब हो रहा है और इसी में वह गाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर मतलब एक तरह से दिखाई दे रहा है कि वो जो सूर्य का प्रकाश है छनकर उस तोते के ऊपर गिर रहा है और वो गाना गाता सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो शाब्दिक रूप में कुछ कहना चाह रही है, कुछ गा रही है, वो जो किरणें हैं। और तोता जो है जब वो अपनी मधुर आवाज में बोलता है तो इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे पूरे का पूरा खेत जो है वो आवाज से गूंज उठा है, यानी कि पूरे का पूरा जो खेत है वो बोलने लगा है। तोते की आवाज सुनकर, तोते को गाता सुनकर मैना जो है वो भी उस गाने में कूद पड़ती है, यानी कि वो भी गाना गाने लगती है, लेकिन उसके स्वर बाहर नहीं निकल पाते और वो चुप रहकर अपने पंख फैलाए हुए ही अपनी खुशी को जताती है। यानी कि तोता जो है वो अपनी आवाज़ से, मधुर आवाज़ से, हमने देखा है तोते जो होते हैं वो अक्सर पेड़ों की डालियों पर बैठे बोलते रहते हैं। तो कवि ने उसके बोलने को एक गीत से कंपेयर करते हुए क्या है कि तोता जो है वो गीत गा रहा है, लेकिन मैना जो है वो गीत नहीं गा पा रही है, इसलिए वो अपने पंख को फैलाए हुए अपने गीत को गा रही है बिना आवाज के, यानी अंदर ही अंदर दर्शा रही है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी बहुत खुश है अपने गाने से। यानी कि यहाँ पर फिर से कवि ने दो पक्षी जो हैं उनमें से एक जो है वो गाकर अपने गीत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है और दूसरा जो है वो अपने शब्दों के बिना गीत को गा रहा है। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अंतिम स्टेंजा के अंदर जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं कि दो प्रेमी, उन्होंने अपने अंतिम स्टेंजा में दो प्रेमियों का वर्णन किया है कि जब प्रेमी शाम के समय अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाता है तो उसका स्वर सुनकर उसकी जो प्रेमिका है वो खिंची चली आती है। कैसे? पेड़ों के पीछे छुप छुप कर चुपचाप वो अपने प्रेमी के गाने को सुनती हुई उसकी तरफ खिंची आती है। वो सोचती है कि काश मैं भी इस गाने का हिस्सा बन पाती। नीम के पेड़ों के नीचे अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका दिल जो है फूला नहीं समाता, लेकिन वो अपने प्रेमी का उस गीत को गाने में साथ नहीं दे पाती। इस प्रकार जहाँ एक और प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता को बयान कर रहा है, अपनी सुंदरता को हमारे सामने रख रहा है, वहीं दूसरी ओर चुप रहकर प्रेमिका भी तो अपने उसी गीत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। बस फर्क इतना है कि वो गीत हम सुन पा रहे हैं और दूसरा गीत जो है उसे महसूस करने के लिए हमें कोशिश करनी। तो कभी इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर, तीनों स्टेंजर्स के अंदर हमारे सामने यही मैसेज रख रहे हैं कि इन सब के अंदर कौन सा गीत सुंदर है। क्या तोते का गीत सुंदर है या फिर मैना का जो चुप रहकर गा रही है? क्या गाना गाने वाले प्रेमी का गीत सुंदर है या फिर चुपचाप खामोशी से अपने प्रेमी का गीत सुनकर लहराती हुई प्रेमिका का गीत सुंदर है? क्या नदी का गीत सुंदर है जो कि अपने पहाड़ों से बिछड़ने के दर्द को आवाज़ करके किनारों से टकराकर हमारे सामने व्यक्त करती है? या फिर उस फूल का गीत सुंदर है जो चुपचाप पतझड़ के सपनों को के गीत को सुना?